नमस्कार दोस्तों, कामयाब इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इतिहास और कला संस्कृति में महत्वपूर्ण राजवंश, जिसमें चौहान राजवंश शाखाओं को, विशेषकर सांबर, अजमेर, अहिछत्रपुर, नाडोल और रणथंबोर जालोर की सोनगरा शाखा को डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट में हमने जो क्लास को छोड़ा है वो सोनगरा शाखा पर छोड़ा है। तो सोनगरा शाखा में महत्वपूर्ण बहुत सारे शासक हुए हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण शासकों में से सबसे अंत में जालोर के सबसे महत्वपूर्ण शासक जो हुए उनका नाम था कानड़ देव चौहान। और कानड़ देव चौहान के यहाँ पर दिल्ली से आक्रमण होता है 1305 में, और आक्रमणकारी होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी, और उनके बीच में समझौता हो जाता है। कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनगरारी बात के अनुसार जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री है फिरोजा, वो प्रेम प्रसंग करती है किससे? वीरम देव से, लेकिन वो विवाह नहीं हो पाता। बाद में ध्यान रखना क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करने की सोचता है, लेकिन जालोर को जीतने से पहले वो जालोर दुर्ग की कुंजी या चाबी कहे जाने वाले सिवाना के दुर्ग को जीतना चाहता है। और लास्ट में हमने उस क्लास में यही छोड़ा है, सिखा करके जो लिखवाना हमको आज शुरू करना है वो यहीं से करना है। तो एक प्रश्न तो आपको यही ध्यान रखना है कि जालोर दुर्ग की कुंजी या चाबी किसे कहा जाता है? तो सिवाना के दुर्ग को। हालांकि मैंने आपको रणथंबोर का जब दुर्ग पढ़ाया था तो वहां भी बताया था कि रणथंबोर के दुर्ग की चाबी या कुंजी किसे कहते हैं, तो जाही के दुर्ग को कहते हैं। नहीं, वो भी पास में हुआ करता था। तो दोस्तों, सोनगरा राजवंश हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर आज हमको पढ़ना है सिवाना। सिवाना के बारे में पहली बात तो ये कि सिवाना जो है ये वर्तमान में है कहाँ? तो जो सिवाना का क्षेत्र है, ये सिवाना का क्षेत्र आजकल तो अब 2-3 जिलों में विस्तृत हो गया। पहले कहाँ पर हुआ करता था? बाड़मेर में। ये ध्यान रखना आपको। तो सिवाना का क्या है? यहाँ पर दुर्ग है भाई, सिवाना का दुर्ग, सिवाना का दुर्ग। और ये सिवाना का दुर्ग किसने बनवाया था? ये भी महत्वपूर्ण बात है कि सिवाना का दुर्ग बनवाया किसने था। तो इसको बनवाने वाले थे वीर नारायण। ध्यान रखना कौन थे? तो वीर नारायण। इसको बनवाने वाले का नाम था वीर नारायण, वीर नारायण पंवार। वीर नारायण पंवार ने इस दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण कार्य करवाया था। और ये सिवाना की पहाड़ियों में स्थित है। ये भी बहुत जरूरी है कि कौन सी पहाड़ियों में है? तो सिवाना की पहाड़ी। पहाड़ियों का नाम भी क्या है? तो सिवाना की पहाड़ी है, सिवाना की पहाड़ी। और ध्यान रखना यहाँ का दुर्ग रक्षक कौन था, मतलब यहाँ का प्रशासक कौन था? तो इस समय यहाँ का प्रशासक कह दो आप, या फिर हम कह सकते हैं दुर्ग रक्षक, मतलब दुर्ग की रक्षा करने वाला। इस समय यहां पर है शीतल देव चौहान। ध्यान रखना कौन है? तो शीतल देव चौहान, शीतल देव चौहान। इनको ही है ना सातल देव भी कहा जाता है, इन्हीं को सातल देव चौहान भी कहा जाता है। फिर ध्यान रखोगे इनका भी एक सेनापति हुआ करता था यहाँ पर, सेनापति है ना। वैसे सेनापति तो और भी थे, लेकिन सबसे प्रमुख सेनापति का नाम था सोमदेव। ध्यान रखना सेनापति का नाम सोमदेव। एक और सेनापति था वैसे तो, भावले, भावले परमार। ये भी क्या हुआ करता था? इनका सेनापति। वैसे सबसे प्रमुख यहां पर कौन है? देखे सोमदेव, ये आप ध्यान रखना।
फिर क्या होता है यहां पर 1308 1308 में एके का सिवाना पर आक्रमण, सिवाना पर आक्रमण कब हुआ था आक्रमण? तो 1308 में। आक्रमण कौन करता? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा? तो ध्यान रखना, कमालुद्दीन कमालुद्दीन गुर्ग, कमालुद्दीन गुर्ग। और इन्हीं को क्या कहते हैं? देखिए मलिक भी कहते हैं भाई, मलिक। कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा, जो कि ध्यान रखना किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति को सिवाना भेजा, सिवाना भेजा। आक्रमण करने के लिए कहां पर भेज दिया? सिवाना पर। जैसे ही सिवाना पहुंचता है तो फिर ध्यान रखना युद्ध होता है किस किस के बीच? तो कमालुद्दीन गुर्ग और किसके बीच में? तो यहाँ के शासक कौन थे? शीतल देव। लेकिन ये कहानी मैंने आपको सुना दी है कि वो कैसे घटनाक्रम घटित हुआ था। आज केवल इसको बस लिखवाना है। तो इसके बाद में ध्यान देना आप लोग, सेनापति तो कौन आया हुआ है? कमालुद्दीन। तो फिर क्या हुआ था? दोनों में युद्ध हुआ था। तो इस लड़ाई को अपन कहेंगे सिवाना की लड़ाई, सिवाना की लड़ाई। कब हुई थी सिवाना की लड़ाई? समय पूछे तो 1308 में ये लड़ाई हुई। किस किस के बीच? तो ध्यान रखना, एक तो इसमें कौन था? कमालुद्दीन, कमालुद्दीन गुर्ग, कमालुद्दीन गुर्ग। और इसके सामने कौन थे? वर्सेज। तो सामने थे शीतल देव चौहान, शीतल देव चौहान। इसमें इस युद्ध में है ना जीत किसकी हो जाती है? कमालुद्दीन की। और इसमें हार किसकी होती है? शीतल देव की। अब हम लोग एक बार तो हार के कारण देख लेते हैं। भाई हार के कारण क्या रहे? तो शीतल देव की हार के कारण, हार के कारण देखो सबसे पहला जो हार का कारण है वो क्या? सेना का कम होना। एक बात ध्यान दो, अलाउद्दीन खिलजी की सेना तो बहुत बड़ी थी ना, लेकिन सिवाना की तो एक छोटी सी सेना थी। नंबर दो जो दो है उसमें यह आता है कि इनका जो सेनापति है शीतल देव चौहान का, कौन? देखे राजद्रोही बावला। उसने राज की बात बता दी, किसको बताओ? देखे विरोधियों को। तो ये ध्यान रखना, राजद्रोही, राजद्रोही कहो या देशद्रोही भी कह सकते हैं ना, राजद्रोही या देशद्रोही, देशद्रोही भावले परमार, भावले परमार सॉरी परमार ने बगावत की, बगावत की। नंबर तीसरा क्या कारण था? तो सिवाना दुर्ग में जल का अभाव, जल का अभाव। भाई जल का अभाव हो गया था ना, उसमें क्या मिला दिया गया था? तो गाय का बीफ या रक्त मिला दिया गया था। गाय के मांस को बीफ कहते हैं। अब हालांकि तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, फिर भी साइंस में या फिर आगे जाके कभी जीके पढ़ोगे तो तुम्हारे पशुपालन का जो टॉपिक आता है वहाँ पर जाके पढ़ाते हैं। गाय के मांस को बीफ कहते हैं, भैंस के मांस को बफन कहते हैं, और भैंस के बच्चे के मांस को फ्लैश कहते हैं, नहीं, और भैंसा का जो मांस होता है उसे कहते हैं कैरा बीफ। हिरण के मांस को वेनिसन कहते हैं, नहीं, ऐसे ही करके अगला आता है तुम्हारा इसका, बकरी के मांस को चेवण कहते हैं या चेवणी कहते हैं।
भेड़ के मांस को मटन कहते हैं और मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं, नहीं, और सुअर के मांस को पॉर्क कहते हैं या ब्रेकन कहते हैं, जंगली सुअर के मांस को ब्राउन कहते हैं, है ना। तो बहुत सारे नाम है। बछड़ा जो होता है, बछिया या बछड़ा, उसके मांस को विल कहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। गाय के मांस को बीफ कहते हैं। तो यह है सेना का कम होना पहला कारण, राजद्रोही देशद्रोही भावले परमार ने बगावत की तीसरा कारण, सिवाना दुर्ग में जल का अभाव होना, यह भी महत्वपूर्ण कारण रहा। चौथा प्रमुख कारण क्या था, तो देखिए इधर सिवाना दुर्ग के जल स्रोत भांडेलाव तालाब में विरोधी सेना ने मामदेव भी कहते हैं इस कुंड को, ठीक है ना। भांडेलाव तालाब को मामदेव का तालाब भी कहते हैं, ठीक है। विरोधी सेना द्वारा रक्त मिला देना, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या ये सिवाना दुर्ग के दरवाजे खोलते, क्या नहीं खोलते। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बाहर ही बैठे रहते, उल्टा इनको जाना पड़ता क्योंकि इनके पास में अनाज की कमी हो जाती। लेकिन अब उल्टा हो गया क्योंकि इनके पास में पीने के लिए पानी नहीं बचा, तो इनको तो फिर क्या करना पड़ा, अंतिम रास्ता खोलना ही पड़ा फिर। तो ऐसे करके पांचवा एक महत्वपूर्ण कारण अपन मान सकते हैं, वो क्या, जालोर द्वारा सहायता नहीं करना। हालांकि हम ये बात तो पढ़ चुके हैं कि जालोर के जो शासक है कानड़देव, वो भला सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं। ये भतीजाई तो लग रहा है, लेकिन वो तो संधि में फंसे पड़े 1305 की संधि में। अगर वो संधि को तोड़ते हैं, मतलब किसी की सहायता करते हैं, तो संधि का उल्लंघन माना जाएगा और फिर अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर भी आक्रमण कर सकता है। और इसी डर के कारण जालोर ने किसकी सहायता नहीं की, सिवाना की। बल्कि ये जानते हुए भी कि सिवाना जीतने का मतलब है कि हमको भी जीत लेना, क्योंकि जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है, सिवाना के दुर्ग को। तो दोस्तों ये तो थे कारण जो आपको मैंने बताया, किसकी हार के कारण, शीतल देव चौहान की हार के कारण। पहला, सेना का कम, राजद्रोही देशद्रोही भावले परमार के द्वारा क्या कर देना, बगावत करना, सिवाना दुर्ग में जल का अभाव हो जाना, और सिवाना दुर्ग के जल स्रोत यानी कि भांडेलाव में विरोधी सेना द्वारा रक्त मिला देना, किसका, गाय का। और जालोर द्वारा सहायता नहीं करना, जालोर की जगह हम लोग कानड़देव भी लिख सकते हैं भैया, क्योंकि यहां पर जालोर का प्रतिनिधि कौन है, तो कानड़देव द्वारा सहायता नहीं करना। यहां तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब जीत तो हो गई है ना यहां पर, तो जीत हो गई तो ध्यान रखना अब सिवाना किसका है, अलाउद्दीन खिलजी का है। इसलिए दोस्तों आगे ध्यान देना, फिर क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी अपने हिसाब से यहां पर अपने खुद के अधिकारी यहां पर लगाएगा। लेकिन ध्यान देना, फिर ये हार जीत तो हो गई है, तो भाई हम लोग यहां पर दो बातें और पढ़ लेते हैं। सिवाना का साका पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो सिवाना का साका ये मैं आपको कई जगह लिखवाऊंगा, और एक साका मैं आपको रणथंभौर में भी लिखवा के आ रहा हूं। अच्छा, रणथंभौर का साका कब हुआ था, 1301 में। समय ही पूछ लेगा आपसे, तो ये ध्यान रखना। लेकिन अगर आपसे पूछे सिवाना का साका कब हुआ, तो 1308 में। ये ध्यान रखना 1308 में साका हुआ। तो भाई साके में तो केसरिया भी तो होता है,
तो सबसे पहले तो ये केसरिया। अच्छा, केसरिया का मतलब क्या होता है? लड़ते हुए, वीरता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाना। तो केसरिया, तो बताओ केसरिया करने वाले कौन थे यहाँ पर? तो कौन थे यहाँ पर? शीतल देव चौहान। ध्यान रखना, कौन थे? शीतल देव। अच्छा, शीतल देव है, लेकिन इसके साथ में एक और लगा सकते हैं ना अपन, इसका सेनापति। कौन था इसका सेनापति? सोमदेव, है ना। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग ये भी, सोमदेव। सोमदेव, उसका नाम मत लिखना यहाँ पर भावले का, क्योंकि वो तो देशद्रोही है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है क्या? देखिए, जौहर। जौहर है यानी कि अपने सतीत्व की रक्षा के लिए महिलाओं के द्वारा अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर देना, कि विरोधी व्यक्ति हमारे जिंदा शरीर को तो छोड़ो, मरने के बाद भी हमको छू नहीं सके। अब वो तो कब संभव होगा? जब वो शरीर क्या हो जाएगा? बताओ, जड़ जाएगा। तो ये क्या किया करती थी? जब इनको पता लग जाता था कि हाँ, हमारे पति या फिर हमारे द्वारा भेजी गई जो सेना है वो वीर गति को प्राप्त हो जाएगी, तो ये पहले ही है ना आग जला लिया करती थी बहुत बड़े क्षेत्र में। और जैसे ही आभास होता था और विरोधी सेना दुर्ग की ओर भागती थी, उसी समय ये किस में कूद जाया करती थी? अग्निकुंड में। और ध्यान रखना, क्या कर लिया करती थी? जौहर। इस तरीके से तो वहां तो हो गया केसरिया और यहाँ पर हो गया जौहर। दोनों साथ साथ होंगे तो क्या कहलाएगा? बताओ, साका। ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर जौहर कौन किया? तो ध्यान रखना, शीतल देव की पत्नी। ध्यान रखना, उनका नाम था मैना दे। क्या नाम था उसका? रानी मैना दे। ये दे शब्द लगाते ही हैं पश्चिमी राजस्थान में, देवी की जगह क्या लगाते हैं? दे। रानी मैना दे ने क्या कर लिया? इसमें जौहर कर लिया। तो ये साका यही समाप्त हो गया। तो मित्रों, इसके बाद में अगली बात आती है कि यहाँ का प्रशासक कौन नियुक्त किया गया? प्रशासक। तो यहाँ का नया प्रशासक बनाया गया, जो ध्यान रखना आक्रमण करने के लिए आएगा, जिसने जीत प्राप्त की है, तो वही इसका लीडर नियुक्त किया जाएगा। कौन? बताओ। देखिए, मलिक कमालुद्दीन। कौन? मलिक कमालुद्दीन गुर्ग। आप याद करो, जब मैंने आपको रणथंबोर पढ़ाया था तो रणथंबोर का प्रशासक किसको बना दिया गया था? उलुग खान को, जो कहाँ का प्रशासक रह चुका था? बयाना का। उसी को बागडोर दी गई थी, है ना। ये ध्यान रखना। यहाँ का प्रशासक तो कौन नियुक्त हो गया है? कमालुद्दीन गुर्ग। एक बात और ध्यान रखना आप लोग थोड़ी सी, और उसमें वो क्या है? तो देखिए इधर, एके बोले तो अलाउद्दीन खिलजी ने, एके ने सिवाना का नाम बदल दिया। सिवाना का नाम बदलकर सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया। ध्यान रखना, क्या नाम कर दिया? देखिए, खैराबाद। ये बड़ा ही खतरनाक बात है, आगे जाके इन चीजों को हम और भी क्लियर करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसका नाम बदला था। तो ये एक स्थान नहीं है जिसका नाम बदला, अभी तो और भी बहुत सारे स्थान मैं आपको लिखवाऊंगा जिनका नाम बदला था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जालोर का भी नाम आगे बदला जाएगा, जालोर का नाम हो जाएगा जलालाबाद, और चित्तौड़गढ़ का नाम बदल करके हो जाएगा खिजराबाद। ये ध्यान देना। तो अभी तो मैंने केवल यहां पर लिखवाया सिवाना का नाम, सिवाना का नया नाम अब क्या है? खैराबाद। तो ये बड़ी मोस्ट बात है। और कब बदला गया है ये भी बहुत जरूरी है। कब बदला गया है? तो हाँ, ये 1308 में बदला गया, ये समय भी आप ध्यान रखना। अच्छा जी, इसके बाद में क्या हुआ? जीत हो चुकी है, इसका मतलब अब कहां पर चलना चाहिए? देखिए, जालोर की ओर चलना चाहिए। ये क्लियर हो गया है। तो आगे क्या हुआ फिर? ध्यान देना। अगला आक्रमण जालोर पर होगा। अगला आक्रमण होगा कहां पर? देखे, जालोर पर। अच्छा, तो अब जालोर पर कितने आक्रमण किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने? ध्यान दो आप। तो
जालोर पर यदि आपसे आक्रमण पूछे तो जालोर पर कितने आक्रमण किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने? 2। तो एक जालोर पर आक्रमण, कहां पर? जालोर पर। 2 बार आक्रमण किए सिवाना पर तो अलग है और जालोर पर अलग है। तो जालोर पर सुनो, पहला आक्रमण तो कब किया गया था? हालांकि मैंने उसके बारे में आपको लिखवा रखा है। कब किया था बताओ? 1305 में। और अब एक नया आक्रमण होगा, और वो कब होगा बताओ? 1311 में, है ना? ये ध्यान देना। इस समय आक्रमण करने वाला कौन था? एन उल मुल्क मुल्तानी। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है ना? ये ध्यान देना। और 1311 में भाई स्वयं आएगा आक्रमण करने के लिए। कौन आएगा? तो स्वयं आएगा। स्वयं कौन? अलाउद्दीन खिलजी आएगा। यहां तक कोई समस्या हो तो बोलो आप लोग। अब एक काम करो, अब तक का जो मैंने समझाया एक बार उसको आप, जहां तक का आपने छोड़ा है उसको पहले लिखो अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। शायद मैंने आज ही क्लास यहां से शुरू की है ना। अगर कुछ बच रहा हो तो देख लो, नहीं स्लाइड को फिर बदल देंगे। स्लाइड बदल देते हैं भैया ना। देशद्रोही कौन है? बावले। और हालांकि सेनापति तो देखो दोनों ही है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट भी दोनों ही है। हो गया। नेक्स्ट ये वाला लगा हुआ ना, ये तो लड़ाई है, और ये उसके कारण, हार के कारण कौन से? तो ये है।
स्लाइड बदल दूं क्या भाई? इसके बाद में अगला वाला एक ये स्लाइड और बनाऊंगा ना। सिवर्ण का साका। बना दिया होगा। अब तो हो गया होगा सभी का। इसके बाद में है ना ये जालोर जो सिवाना है ना, सिवाना वाला तो यही पूरा हो जाता है। और एक आक्रमण और बच रहा है अभी, क्योंकि 1305 का भी हम पढ़ चुके हैं। और अगला जो होगा ना, अभी एक लास्ट बच रहा है, कौन सा? 1311 का। 1305 में तो एन उल मुल्क मुल्तानी ने आक्रमण किया था, समझौता हो गया था दिल्ली और जालोर के बीच। तो अब पढ़ाएंगे हम 1311 वाला, लेकिन ध्यान देना इसमें कैसे क्या घटनाक्रम घटित होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो वो यही है
क्या? तो जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना को कहा जाता है, सिवाना को कहा जाता है। क्योंकि यदि सिवाना को जीत लिया तो सिवाना से होते हुए कहां पर आ सकते हैं? जालोर पर आ सकते हैं और आराम से आक्रमण कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। लेकिन यदि सीधे ही जालोर पर आक्रमण कर दिया तो एक तो सीधा ढलान है, वहां पर जाड़ के पेड़ हैं, तो सेना से चढ़ा ही नहीं जाएगा वहां पर, तो आक्रमण कैसे करेगी? इसलिए सिवाना की तरफ से चढ़ाई करके सेना आ जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान देना फिर आगे क्या हुआ। अब जालोर पर आक्रमण किया है तो देखिए इधर ए के द्वारा 1311 ईस्वी में 1311 ईस्वी में जालोर पर दूसरा आक्रमण करना। पहला आक्रमण तो 1305 में और अब की बार हुआ है दूसरा आक्रमण। तो देखिए इसमें स्वयं आया था लड़ने के लिए, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके सामने कौन था? कानड़ देव चौहान, है ना, कानहड़ देव चौहान। लेकिन यहां पर घटनाक्रम क्या घटित हुआ था तो ध्यान देना आप लोग। ऐसा नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही आया जालोर में तो तुरंत प्रवेश कर गया, ऐसा नहीं था। काफी दिनों तक इंतजार करना पड़ा था इसको। बाद में जब बात नहीं बनी तो इसका एक सेनापति हुआ करता था कानड़ देव चौहान का, उसका नाम था बीका दहिया। आगे लिखवाऊंगा इसके बारे में, क्या नाम था उसका? बीका दहिया। और बीका दहिया को लालच दी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, कि एक काम करो, तुम हमारा साथ दो, तुमको हम पैसे देंगे और जालोर की गद्दी देंगे। तो ध्यान रखना इस लालच में आ गया कौन? बीका दहिया। जो काम सिवाना में किसने किया था? बावले ने, वही काम जालोर में किसने कर दिया? बीका दहिया ने। और बीका दहिया ने यह बताया कि जालोर दुर्ग में चारों तरफ दीवार बनाई गई है बड़ी कठोर सी, लेकिन इसका थोड़ा सा भाग ऐसा है जहां पर है ना कच्चा भाग है, लेकिन पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा स्थान कच्चा है। उस कच्चे भाग के भी चारों ओर क्या लगवा रखे हैं? पत्थर। तो पता नहीं लग पा रहा इस चीज का। लेकिन हाँ, दीवार में थोड़ा सा भाग तो ऐसा है जो मिट्टी का बना हुआ है, बल्कि वो पत्थर का बना हुआ नहीं है, लेकिन वहां पत्थर केवल चिपका रखे हैं बाहर से देखने के लिए कि भाई हाँ ये भी पक्का है। लेकिन थोड़ा सा भाग इसका क्या है? देखिए कच्चा है। बस इतनी ही बात बताई। अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा यार इतनी बड़ी दीवार है, चलो तुमने बता भी दिया, हम पता कैसे लगाएंगे कि भाई कहां से कच्चा है और कहां से पका है? तो सुनो, एक तरीका बताया बीका दहिया ने कि देखो ऐसा है, एक राई नामक जो फसल होती है ना, राई, ये बहुत जल्दी से अंकुरित हो जाती है और मिट्टी में उगती है, ये बात भी कन्फर्म है। पत्थर में तो कोई बीज उगता नहीं है। तो एक काम करो, राई मंगवाओ और है ना उस दीवार के चारों ओर उसको छिड़कवा दो और गीला करके उसको छिड़कवा दो। तो राई ध्यान रखना वहां चिपक जाएगी, लेकिन जब पत्थर होगा वहां पर तो थोड़ी देर ही चिपकेगी, फिर नीचे गिर जाएगी सूखने के बाद। लेकिन जब कच्चा होगा ना, वहां पर वहां की वहां जम जाएगी और अंकुरित होकर के वहां पर उसके छोटे छोटे से पेड़ बनने लगेंगे, अंकुरित अवस्था में हो जाएगी। और जहां से वो अंकुरित हो समझ लेना वो हिस्सा क्या है? देखिए कच्चा है, मिट्टी का बना हुआ है। लेकिन सुनो, बीका दहिया से पूछा भाई ये भी राई कहां मिलेगी?
कह रहे देखो ये एक घर में तो मिलने से रही, ये तो पूरी नगरी में मिल सकती है, कि एक काम करो, हम पैसे और सोने की, ध्यान रखना यहां पर, व्यवस्था कर देते हैं, और आप ऐसे करो पूरी नगरी में जो दुर्ग से बाहर रह रही है वहां पर इस बात का ऐलान करवा दो, अगर जिसके भी घर में जितनी राई हो वो लेकर के आ जाए और मुंह मांगा दाम लेके जाए। तो एक रात ऐसा हुआ कि पूरी नगरी में जिनके पास में आधा किलो 1 किलो जितनी भी राई थी सब लेकर के पहुंचे और मुंह मांगा उसका दाम लिया। फिर कुछ लोगों ने, व्यापारियों ने क्या किया कि यार राई का भाव तो अचानक ऊंचा पहुंच गया, तो इन्होंने क्या किया, दूसरे दिन बहुत सारी राई मंगवा ली बाहर से। व्यापारियों का तो यही काम होता है, भाव चढ़ गए तो मंगवा लो, फिर कल बेच देंगे। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी क्या डेली यहां पर कोई कृषि करने आया है क्या? इसको तो केवल थोड़ी सी राई चाहिए थी, जो बस ये दीवार दीवार के काम आ जाती, जो भी 10-15 बोरी जितनी भी हो सकी इसने खरीद ली मुंह मांगा दाम दे करके, क्योंकि जल्दी थी इनको भी, तो जो मांगेगा वही देना पड़ेगा। इसके बाद में इनको राई से कोई काम ही नहीं है, लेकिन व्यापारियों ने राई लाला के रख ली। फिर सुनो, वो लेके आए अलाउद्दीन के पास कि हमारे पास 20 क्विंटल 30 क्विंटल राई है, ले लो। तो ध्यान रखना किसी ने फिर उसको सूंघा ही नहीं राई को। तो एक वो कहावत सी है कि राई रो भाव तो रात ही गियो, मतलब रात में बिक लिया बिकना था जो, अब नहीं बिका। राई रो भाव तो रात ही गियो, ऐसे करके। फिर ये ऐसा ही हुआ, दीवार के छिड़कवा दी गई, जिस बाग में अंकुरित हुई उसको ध्यान रखना तोड़ दिया गया। और ध्यान रखना जैसे ही तोड़ा तो सुनो, दुर्ग के अंदर क्या कर गए, ये प्रवेश कर गए और घमासान युद्ध हुआ। फिर इसको अपन क्या कहते हैं बताओ, जालोर की लड़ाई। किस किस के बीच में हुई थी जालोर की लड़ाई? तो अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के बीच। तो देखो लड़ाई का नाम है जालोर की लड़ाई। कब हुई जालोर की लड़ाई? तो 1311 में। किस किस के बीच? तो एक तरफ तो थे अलाउद्दीन खिलजी, दूसरी तरफ कौन है? कानड़ देव। हारेगा कौन यहां पर? तो कानड़ देव। जीत किसकी हो गई? अलाउद्दीन खिलजी की। हार जीत हो गई तो एक बात तय मानो आप कि कानड़ देव को यहां पर क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर इनको केसरिया करना पड़ेगा, और इनकी जो रानी है उसको क्या करना पड़ेगा? जोहर। इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा, एक साका पूरा हो जाएगा भाई, यहां पर भी एक साका क्या होगा? पूरा होगा। तो देखो इधर, तो यहां पर हुआ साका, इसको अपन कहेंगे जालोर का साका। क्या कहेंगे इसको? जालोर का साका कहेंगे भाई। जालोर का साका कब हुआ? जालोर का साका 1311 में, और सिवाना का 1308 में, और वो रणथंबोर का 1301 में। आगे मैं जब चित्तौड़गढ़ पढ़ाऊंगा तो चित्तौड़गढ़ का हुआ था 1303 में। आगे बहुत सारे साके, गागरोन में भी साके हुए थे, वो भी लिखवाऊंगा, जैसलमेर के भी लिखवाऊंगा, तो ये बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। तो 1311 में हुआ था। तो भाई केसरिया कौन किया था? केसरिया। तो केसरिया तो शम राजा ही कर रहे हैं यहां पर। क्या नाम है? कानड़ देव। कानड़ देव। फिर सुनो, यहां पर जोहर किसने किया? जोहर। तो जोहर इनकी पत्नी का नाम था जैतल दे। जैतल दे। उन्होंने क्या कर लिया? तो उन्होंने जोहर कर लिया। इसको कई जगह जैतमल भी लिखा गया है, जैतमल देवी कहते हैं या जैतल देवी कहते हैं, देख लेना आप लोग जैसे भी आए वहां पर। साका हो गया भाई पूरा ये, क्योंकि केसरिया भी हुआ है और जोहर भी हुआ है। लेकिन सुनो, और भी महत्वपूर्ण बात है यहां पर। तो इन्हीं के साथ सेनापति भी आए हुए थे। क्या नाम था सेनापति का? कमालुद्दीन। सेनापति कौन थे? कमालुद्दीन। आपको तो याद होना चाहिए, कमालुद्दीन को हाल ही में है ना कहां का प्रशासक बनाया गया था? हाँ, कमालुद्दीन। कमालुद्दीन ने
कमालुद्दीन ने वीरमदेव वीरमदेव का सिर सिर काटकर सिर काटकर दिल्ली पहुंचाया। कहां पर पहुंचाया? दिल्ली। आपको याद होना चाहिए, कानड़देव प्रबंध के अनुसार एक बात बताई थी आपको मैंने, फिरोजा प्रसंग, और ये सब कुछ हो रहा है तो उसी के कारण तो हो रहा है ये। तो ये वीरमदेव का सिर कहां पहुंचा दिया गया? दिल्ली में। तो सुनो फिर आगे क्या हुआ। तो फिरोजा ने, है ना, फिरोजा ने फिरोजा ने हिंदू रीति रिवाज से, हिंदू रीति रिवाज, अब देखो रीति रिवाज तुम्हारे राजस्थान के कल्चर में भी है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मृत्यु से संबंधित है 30-40, 70-80 एक शादी से संबंधित है। जैसे जान किसे कहते हैं? तो बारात को नहीं, जीमण एक होता है, जीमण एक होता है जीमणा। तो जीमण तो शादी में होता है, जीमणा नुक्ते में, बारवा मृत्यु भोजो कहते हैं जीमणा। नहीं ऐसे मांडा, जैसे लड़के वाले के जो मांडा देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जानोटन। और लड़की वाले के जो मांडा देते हैं उसको कहते हैं मांडा। नहीं ऐसे बरोटी, हिरावणी, हिरावणी देखा है आपने? जैसे आज शादी है तो दुल्हन को जो सुबह के समय कलेवा करवाते हैं, हल्का भोजन देते हैं फेरों से पहले, उसे कहते हैं हिरावणी। और जब दुल्हन ससुराल में पहुंच जाएगी तो वहां पर ध्यान रखना, वहां भी तो भोजन दिया जाएगा दुल्हन को, उसे कहेंगे बरोटी। एक होता है बिनोटा, चप्पल जूतियां जो दूल्हे दुल्हन की होती है। नहीं ओझण, दहेज जो देते हैं, नहीं बक्सार तुम्हारे पलंगर, ये नहीं ओझण दहेज, जुहारी है रुपया, बताऊंगा आपको मैं। तो रीति रिवाज वो अलग चीज है। फिरोजा ने हिंदू रीति रिवाज से वीरमदेव का अंतिम संस्कार करवाया। वीरमदेव का अंतिम संस्कार। अब देखो थोड़ा सा यहां समझना है आपको। अंतिम संस्कार करवाया था भैया। देखो एक अच्छे प्रेमी की यही निशानी है कि वो साथी अपने प्रेमी के धर्म का भी ख्याल रखे। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे दूसरे धर्म की पत्नी आ गई तो उसको दबाव डाल करके अपने धर्म की बना लिया, ये भी गलत है। यहां पर फिरोजा शम अलग धर्म से है और वीरमदेव अलग धर्म से है, तो एक पत्नी होने के नाते, क्योंकि ये तो अपने आप को पत्नी मानती है किनकी? देखे वीरमदेव की। तो वीरमदेव के सिर का अंतिम संस्कार करवाया जो हिंदू परिपाटी में होता है, क्योंकि मुस्लिम तो गाड़ते हैं ना, और हिंदुओं में एक तरीके से दाग संस्कार किया जाता है। पुरुष की राख को एकत्रित किया और स्वयं उस राख को गोद में लेकर के और यमुना जी में कूद गई खुद भी। कौन देखे? फिरोजा। तो ऐसे करके फिरोजा ने किस में छलांग लगा दी बताओ? यमुना जी में। इस बात को हम आगे लिखेंगे, थोड़ा सा बनाओ आप लोग। शायद लगा दिया सभी ने स्लाइड को, तो है ना?
बनाओ, जल्दी से बनाओ। इसके बाद में थोड़ा सा और है ना, क्योंकि इसको पूरा कर लेते हैं एक बार। साथ के साथ इसको लिखते जाना ना। फिरोजा, फिरोजा ने वीरमदेव, वीरमदेव की राख को, वीरमदेव की राख, राख को लेकर यमुना में कूद गई, यमुना में कूद गई। ये ध्यान रखना आप लोग, कौन कूद गई देखें, फिरोजा। लेकिन यहां पर और भी महत्वपूर्ण बात आती है, वो क्या, ध्यान दो। तो जालोर का प्रशासक किसको बनाया गया, तो ध्यान रखना इसका प्रशासक बनाया गया मालदेव को। किसको बनाया गया, मालदेव सोनगरा। इसको यहां का क्या बना दिया, प्रशासक। अच्छा ये कौन है मालदेव सोनगरा, तो ये ध्यान देना आप लोग, यह है कानड़ देव, कानड़ देव चौहान, कानड़ देव चौहान का छोटा भाई था। कानड़ देव चौहान का क्या था, ये छोटा भाई, जिसने साथ दिया था किसका, देखें, अलाउद्दीन खिलजी का। तो कानड़ देव चौहान छोटा भाई था किसका, देखें, सॉरी, कानड़ देव चौहान का छोटा भाई था कौन, देखें, मालदेव। ये ध्यान रखना आप लोग। तो मालदेव को यहां का क्या बना दिया, प्रशासक। क्यों बना दिया, ध्यान रखना आप लोग। मालदेव ने, मालदेव ने एके की अधीनता स्वीकार कर ली, एके की अधीनता स्वीकार की। एके की क्या स्वीकार कर ली, अधीनता। एक और महत्वपूर्ण बात है, तो देखो इधर, एके ने जालोर का नाम बदलकर, जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया। क्या नाम रख दिया, देखें, जलालाबाद। और उसका क्या नाम रखा था सिवाना का, तो खैराबाद। और जालोर का नाम जलालाबाद। इस तरीके से इसका ये पूरा हुआ। लेकिन अभी किताबें बच रही हैं, तो कल की एक क्लास और बढ़ाएंगे अपन, वहां पर अपन जालोर के चौहान वंश से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ किताबों को पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए अपना इतना ही काफी है भाई।